तो आज हम यूपीएससी का जो सिलेबस होता है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट ए होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स जिसे हम बोलते हैं। और इसके बाद पेपर 1 आता है जो 200 मार्क्स का है और इसकी ड्यूरेशन 2 घंटे की होती है। ठीक है, तो इसमें करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये टॉपिक देखो। करंट इवेंट्स का मतलब है ऐसी रिसेंट घटनाएं और डेवलपमेंट जो अभी देश दुनिया में हो रही हैं और इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, आप कुछ भी नहीं पढ़ सकते, जरूरी पढ़नी है। तो यहाँ सिलेबस 2 हिस्सों की तरफ इशारा करता है। एक तो नेशनल इंपॉर्टेंस जो भारत से जुड़ी इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं, दूसरी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस जो दूसरे देशों और पूरी दुनिया से जुड़ी इंपॉर्टेंट घटनाएं हैं। ठीक है, तो मतलब यूपीएससी सिर्फ ये नहीं पूछता कि कोई घटना हुई या नहीं, बल्कि ऐसी घटनाएं जिनकी आपको जनरल अवेयरेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि एक सिविल सर्वेंट को अपने आसपास होने वाली इंपॉर्टेंट घटनाओं की जानकारी होनी चाहिए। जैसे मान लो भारत ने कोई बड़ा इकोनॉमिक डिसीजन लिया, है ना, तो या किसी दूसरे देश के साथ कोई भारत ने कोई एग्रीमेंट करा। ठीक है, तो या इसके अलावा दुनिया में कोई भी बड़ी घटना हुई जिसका असर भारत पर पड़ा, तो इन चीज़ों को समझना जनरल अवेयरनेस और डिसीजन मेकिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो करंट अफेयर को पढ़ने का सिंपल तरीका है कि इवेंट पढ़ो, ठीक है, बैकग्राउंड जान लो उसका और वो इम्पोर्टेंट क्यों है और उसका क्या इम्पेक्ट पड़ेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए कोई बड़ी घटना पढ़ते समय सिर्फ ये मत देखो कि क्या हुआ, ये भी देखो कि क्या हुआ के साथ साथ कहाँ हुआ, क्यों हुआ, इसका भारत पर असर हो सकता है या नहीं, इसका इकोनॉमिक और सोसाइटी, सिक्योरिटी और एनवायरनमेंट पर क्या इफ़ेक्ट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो यही अप्रोच आगे यूपीएससी प्रिपरेशन में बहुत यूज़फुल होगी। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के तौर पे भारत में कोई नया मेजर गवर्नमेंट पॉलिसी डिसीजन आता है। ठीक है, तो आपको सिर्फ उसका नाम याद नहीं करना है, बल्कि ये समझना है कि वो पॉलिसी क्यों लाई गई। ठीक है, और उसका असर क्या है। इसके अलावा अगर दुनिया के किसी देश में कोई बड़ा इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये देखना यूज़फुल है कि इसका भारत की ट्रेड, सिक्योरिटी या डिप्लोमेसी पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, या इसके अलावा कोई बड़ा इंटरनेशनल क्लाइमेट इवेंट होता है तो उसके एनवायरनमेंट और इकोनॉमिक इफ़ेक्ट्स को समझना चाहिए। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। ठीक है, पीडीएफ में ओरिजिनली तो सारी चीज़ देनी होती है, ये हमें डिस्कस करना है और हमें पता होना चाहिए। तो देखो, करंट अफेयर सिर्फ एग्ज़ाम की चीज़ नहीं है, वैसे भी हमारे काम में आने वाली चीज़ है। मान लो पेट्रोल की इंटरनेशनल प्राइस बदलती है तो इससे ट्रांसपोर्टेशन और दूसरी चीज़ों की कीमतों पर असर पड़ सकता है। ठीक है, तो किसी दूसरे देश से भारत का रिलेशन बदलता है तो ट्रेड और जॉब्स तक इफ़ेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करंट अफेयर दुनिया में हो रही इंपॉर्टेंट घटनाओं को समझना और उनका मीनिंग समझना से रिलेटेड है। ठीक है, तो करंट अफेयर क्या हुआ, क्यों हुआ और असर क्या हुआ, बस ये 3-4 सवाल याद रखो, हो जाएगा। अब करंट इवेंट्स मतलब हाल की इंपॉर्टेंट घटनाएं और डेवलपमेंट, नेशनल जिसमें भारत से संबंधित और इंटरनेशनल भारत के बाहर या ग्लोबल लेवल से संबंधित। ठीक है, फिर हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। इसका मतलब है कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आपको भारत के इतिहास और इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े टॉपिक्स पढ़ने होंगे। ठीक है, इसे सिंपल तरीके से समझो, इंडियन हिस्ट्री में भारत में पुराने समय से लेकर आगे के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट तक की कहानी। ठीक है, तो इसमें इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वो स्ट्रगल जिसके द्वारा भारतीयों ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। ठीक है, तो हिस्ट्री हमें बताती है कि हमारा देश आज जहाँ है वहाँ तक कैसे पहुँचा। अगर हमें इंडिपेंडेंस मूवमेंट की बैकग्राउंड ही नहीं पता होगी तो फ्रीडम, नेशनलिज्म और मॉडर्न इंडिया को प्रॉपरली समझना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हिस्ट्री को एक बड़ी स्टोरी की तरह सोचो, पहले पास्ट, फिर इवेंट्स क्या क्या हुए, ठीक है, पास्ट में, फिर चेंजेस क्या क्या आए, स्ट्रगल्स क्या क्या आए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुए और प्रेजेंट पे उसका क्या असर है। तो किसी हिस्टोरिकल इवेंट को पढ़ते समय 4 चीज़ें पकड़ो, कॉज, इवेंट, इम्पोर्टेंट पीपल और रिजल्ट। यानी क्या हुआ, क्यों हुआ, कौन इन्वॉल्व था और इसका रिजल्ट क्या निकला।
ठीक है। तो जब हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, इसके पीछे सिर्फ हॉलीडे नहीं है, उसके पीछे एक लंबा हिस्टोरिकल स्ट्रगल है। इसी तरह कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी और मॉडर्न इंडियन इंस्टीट्यूशंस को समझने के लिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यूज़फुल है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी और मॉडर्न इंडियन इंस्टीट्यूशंस को समझने के लिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यूज़फुल है। ठीक है, ठीक है। तो इसका ज़िंदगी पर भी असर पड़ता है। आज हम जिस डेमोक्रेटिक इंडिया में रहते हैं, उसकी कई इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हिस्टोरिकल इवेंट्स से जुड़ी हुई हैं। हमारे नेशनल सिंबल्स, फ्रीडम स्ट्रगल की स्टोरीज़, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और नागरिकों की अंडरस्टैंडिंग्स, इन सब को हिस्ट्री बेहतर तरीके से समझाने में मदद करती है। ठीक है, तो हिस्टोरिकल टॉपिक को इस फॉर्मूले से याद रख लो, CEPR। ठीक है, मतलब कॉज, इवेंट, पीपल, रिजल्ट। वैसे भी ये याद रह जाएगा, कॉज, इवेंट, पीपल, रिजल्ट। ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी भारत की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट का अध्ययन। इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारत की स्वतंत्रता के लिए चला राष्ट्रीय संघर्ष। और नेशनल मूवमेंट देश की फ्रीडम और पॉलिटिकल राइट्स के लिए व्यापक मूवमेंट। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं क्या क्या है। आगे है इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो देखो, जियोग्राफी का मतलब सिर्फ जगहों के नाम और मैप्स याद करना नहीं है। यहाँ सिलेबस में जियोग्राफी को 3 मेजर पार्ट में बांटा गया है। फिजिकल जियोग्राफी, इसमें आ जाती है पृथ्वी की नेचुरल फीचर्स और प्रोसेसेस। ठीक है। फिर सोशल जियोग्राफी, लोगों, पॉपुलेशन और सोसाइटी का जियोग्राफिकल स्टडी। तीसरी आ जाती है इकोनॉमिक जियोग्राफी, मतलब रिसोर्सेज, प्रोडक्शन और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अलग अलग जगहों पर क्यों और कैसे होती है। ठीक है, और सिलेबस में यह स्टडी इंडिया और वर्ल्ड दोनों के लिए है। ठीक है, तो क्योंकि जियोग्राफी हमें ये समझने में मदद करती है कि कौन सी चीज़ कहाँ है, वहाँ क्यों है, और उसका लोगों की ज़िंदगी पर असर क्या है। ठीक है, तो इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर किसी रीजन में बहुत ज़्यादा रेनफॉल है तो वहाँ एग्रीकल्चर का पैटर्न अलग हो सकता है। अगर किसी जगह मिनरल ज़्यादा है तो वहाँ इंडस्ट्रीज़ डेवलप हो सकती हैं। अगर किसी एरिया का क्लाइमेट बहुत कोल्ड है तो लोगों की लाइफस्टाइल और ऑक्यूपेशन जो है अलग हो सकते हैं। यही कारण है जियोग्राफी सीधे एनवायरनमेंट, एग्रीकल्चर, पॉपुलेशन और इकोनॉमी से जुड़ी है। ठीक है, तो जियोग्राफी को 3 बॉक्सेस में समझो। फिजिकल जियोग्राफी जिसमें नेचर आ जाती है, सोशल जियोग्राफी जिसमें पीपल, लोग आ जाते हैं, फिर इकोनॉमिक जियोग्राफी जिसमें वर्क एंड रिसोर्सेज आ जाते हैं। ठीक है, तो जैसे किसी जगह की सॉइल प्लस क्लाइमेट प्लस वाटर एग्रीकल्चर को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर वहाँ रहने वाले लोगों के ऑक्यूपेशन और सेटलमेंट को अफेक्ट करते हैं। फिर एग्रीकल्चर और रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ वहाँ की इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। यानी जियोग्राफी में चीज़ें अलग अलग नहीं हैं, वे एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, तो मिट्टी, क्लाइमेट और वाटर ने पूरी इकोनॉमी को इफ़ेक्ट कर दिया। ठीक है, एग्रीकल्चर को किया, फिर एग्रीकल्चर ने ऑक्यूपेशन और सेटलमेंट को करा, और उसी चीज़ ने इंडस्ट्रीज़ और इकोनॉमी को इम्पेक्ट करा। ठीक है, तो यानी जियोग्राफी में चीज़ें अलग अलग नहीं हैं, वे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, अब इंडिया का एक एग्जांपल लो, मॉनसून का। भारत में मॉनसून रेनफॉल एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रेनफॉल का जियोग्राफिकल स्टडी डायरेक्टली किसानों और फूड प्रोडक्शन से जुड़ जाता है। ठीक है, दूसरा माउंटेन्स देख लो भाई। हिमालयाज़ सिर्फ ऊंचे माउंटेन्स नहीं हैं, उनका क्लाइमेट, रिवर्स और ह्यूमन सेटलमेंट पर भी बड़ा इन्फ्लुएंस है। फिर इंडस्ट्रीज़ देख लो। किसी इंडस्ट्रीज़ को रॉ मटेरियल, वाटर, ट्रांसपोर्ट और मार्केट की ज़रूरत होती है, इसलिए इंडस्ट्री की लोकेशन भी जियोग्राफी से जुड़ी है। ठीक है, तो आपके घर में आने वाली वेजिटेबल्स कहाँ उगती है, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है,
है ना, या शहरों में पॉपुलेशन क्यों बढ़ती है, और कुछ जगहों पर फ्लड्स क्यों आते हैं, और कुछ जगहों पर ड्रॉट्स क्यों आते हैं, इन सबको जियोग्राफी समझने में मदद करती है। ठीक है, तो जियोग्राफी यानी नेचर प्लस पीपल प्लस इकोनॉमी, या फिर फिजिकल कहाँ और कैसा, एनवायरनमेंट, ठीक है, सोशल वहाँ कौन और कैसे लोग रहते हैं, और इकोनॉमिक यानी वहाँ क्या और क्यों प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो फिजिकल जियोग्राफी पृथ्वी की नेचुरल फीचर्स और नेचुरल प्रोसेस का स्टडी, सोशल जियोग्राफी लोगों और सोसाइटी के जियोग्राफिकल पैटर्न्स का स्टडी, इकोनॉमिक जियोग्राफी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और रिसोर्सेज के जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का स्टडी, इंडियन जियोग्राफी भारत की जियोग्राफी, वर्ल्ड जियोग्राफी पूरी दुनिया की जियोग्राफी। ठीक है, अब इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स, इश्यूज एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें हैं। तो ये टॉपिक ब्रॉडली ये समझने के बारे में है कि भारत का शासन और पॉलिटिकल सिस्टम कैसे काम करता है। तो पीडीएफ जो है हमारी सिलेबस की, इस टॉपिक के अंदर स्पेसिफिकली इन एरियाज़ का नाम देता है, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी और राइट्स, इश्यूज़ और एट्सेट्रा, यानी इससे जुड़े अन्य रिलेटेड एरियाज़ भी। तो क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वहाँ लॉज, गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस हमारी डेली लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, हमारी डेली लाइफ को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। उदाहरण के तौर पे सरकार एजुकेशन से जुड़ी पॉलिसी बनाती है। ठीक है, फिर गवर्नमेंट हेल्थ प्रोग्राम्स चलाती है, लोकल लेवल पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, सिटीजन्स को कॉन्स्टिट्यूशन के तहत राइट्स मिलते हैं। इसलिए एक सिटीज़न के लिए ये समझना इम्पोर्टेंट है कि देश चलता कैसे है। ठीक है, सिटीज़न के लिए समझना इम्पोर्टेंट है कि देश चलता कैसे है। ठीक है, कैसे काम करता है। तो इस पूरे टॉपिक को एक सिंपल चेन की तरह समझ लो। कॉन्स्टिट्यूशन देश के बेसिक रूल और फ्रेमवर्क, फिर पॉलिटिकल सिस्टम गवर्नमेंट और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस कैसे ऑपरेट करते हैं, फिर पंचायती राज लोकल लेवल पर रूरल गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी यानी गवर्नमेंट किसी पब्लिक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए क्या एक्शन लेती है, फिर राइट्स इश्यूज़ यानी सिटीजन्स के राइट से जुड़े क्वेश्चंस और चैलेंजेस, ये सारी चीज़ें। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन ले लो। कॉन्स्टिट्यूशन का एग्जाम्पल, हमारे देश के गवर्नेंस सिस्टम का बेसिक फ्रेमवर्क कॉन्स्टिट्यूशन से आता है। ठीक है, बेसिक गवर्नेंस सिस्टम। पंचायती राज गांव के लोकल इश्यूज जैसे रोड्स, सैनिटेशन या कम्युनिटी डेवलपमेंट से जुड़े काम लोकल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन से जुड़े हो सकते हैं। ठीक है, तो वो पंचायती राज के अंडर आता है। पब्लिक पॉलिसी, अगर सरकार किसानों, स्टूडेंट्स या गरीब लोगों के लिए कोई प्रोग्राम शुरू करती है तो वो पब्लिक पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में समझा जा सकता है। ठीक है, किसानों, स्टूडेंट्स या गरीब लोगों के लिए पब्लिक पॉलिसी पब्लिक के लिए कर रही है। राइट्स इश्यूज़, जब सिटीजन्स के अधिकारों से जुड़ा कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सामने आता है तो वो राइट रिलेटेड इशू बन सकता है। तो आपकी स्कूल एजुकेशन, लोकल रोड्स, पब्लिक सर्विसेज, वेलफेयर स्कीम्स, लॉज और कई गवर्नमेंट सर्विसेज किसी ना किसी रूप से गवर्नेंस से जुड़ी होती है। ठीक है, यानी पॉलिटी सिर्फ एग्ज़ाम का चैप्टर नहीं है, ये उस सिस्टम को समझना है जिसके अंदर हम रोज़ जीते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज और पब्लिक पॉलिसी, राइट्स, इश्यूज़, ये सब बहुत ज़रूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन देश के शासन का बेसिक लीगल फ्रेमवर्क है। पॉलिटिकल सिस्टम देश में पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और प्रोसेस का सिस्टम है। पंचायती राज लोकल स्पेशली रूरल गवर्नेंस सिस्टम है। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी पब्लिक प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसी है या एक्शन है। और राइट्स इश्यूज़ में सिटीजन्स के राइट्स से जुड़े क्वेश्चंस और कंसर्न्स हैं।
ठीक है, तो अब हमने इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी भी कर ली और इंडियन पॉलिटी भी कर ली। अब हम आगे चलते हैं भाई। अब देखते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, ये सब है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट देश की इकोनॉमी में ग्रोथ और लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन में इम्प्रूवमेंट करने से रिलेटेड है। ठीक है। सोशल डेवलपमेंट में लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, इंक्लूजन, ये सारे चीज़ें हैं। तो इसमें खास तौर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, ये सब हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सिंपल मतलब है आज का डेवलपमेंट ऐसा हो कि आज की ज़रूरतें भी पूरी हों और फ्यूचर जनरेशन्स की ज़रूरतों को नुकसान भी ना पहुँचे। मतलब डेवलपमेंट चाहिए, लेकिन ऐसा डेवलपमेंट नहीं जो नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरह ख़त्म कर दे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचे ही ना। ठीक है। तो क्योंकि इकोनॉमी को ग्रो करना है लेकिन एनवायरनमेंट और रिसोर्सेज को भी बचाना है, तो यही बैलेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट का बेसिक आइडिया है। ठीक है। तो सिंपल चेन देख सकते हो, डेवलपमेंट, रिसोर्सेज का यूज़, फ्यूचर नीड्स का ध्यान और सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया। ठीक है। तो मान लो किसी जगह पर बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर निकाल लिया, तो शॉर्ट टर्म में पानी मिल जाएगा लेकिन फ्यूचर में ग्राउंड वाटर कम हो सकता है। समझ में आई बात? तो इसलिए डेवलपमेंट में लॉन्ग टर्म थिंकिंग जरूरी है। ठीक है। ठीक है। एग्जाम्पल के साथ समझो, जैसे बिजली बचाना है, आज इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी है लेकिन अननेसेसरी वेस्टेज नहीं करनी है, यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पानी का केयरफुल यूज़, घर में टैप खुला छोड़ने के बजाय ज़रूरत के हिसाब से पानी यूज़ करना। ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज का रिस्पॉन्सिबल यूज़, ऐसा डेवलपमेंट जिसमें रिसोर्सेज का उपयोग हो लेकिन उनका अननेसेसरी डिस्ट्रक्शन ना हो। ठीक है। तो जो रिसोर्सेज आज हम यूज़ करते हैं, पानी, एनर्जी, लैंड आदि, उनकी अवेलेबिलिटी फ्यूचर लाइफ को भी अफेक्ट करेगी। तो सस्टेनेबल आज भी कल भी। अब इसमें पॉवर्टी भी है। पॉवर्टी का मतलब ऐसी स्थिति जिसमें व्यक्ति या हाउसहोल्ड की बेसिक नीड्स को एडिक्वेटली पूरा करने के लिए पर्याप्त रिसोर्सेज या इनकम उपलब्ध नहीं है। ठीक है। क्योंकि पॉवर्टी सिर्फ कम इनकम का सवाल नहीं है, ये एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, हाउसिंग और अपॉर्चुनिटीज़ जैसी चीज़ों से भी जुड़ सकती है। ठीक है। तो कम रिसोर्सेज या बेसिक नीड्स में डिफ़िकल्टी, हेल्थ या एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ प्रभावित हो सकती हैं और डेवलपमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ कम हो सकते हैं। तो ये साइकिल बन सकता है। ठीक है। डेवलपमेंट के अपॉर्चुनिटीज़ कम होंगी तो कम रिसोर्सेज होंगे, कम रिसोर्सिंग होगा तो हेल्थ और एजुकेशन भी प्रभावित होगी, तो डेवलपमेंट भी कम। तो ये एक चेन बन सकता है। तो एक परिवार के पास लिमिटेड इनकम है, अगर इनकम का बड़ा हिस्सा फूड पर खर्च हो जाए तो एजुकेशन, हेल्थ केयर या दूसरी ज़रूरतों के लिए कम रिसोर्सेज बच सकते हैं। तो पॉवर्टी व्यक्ति की अपॉर्चुनिटीज़ को लिमिट कर सकती है और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर असर डाल सकती है। तो पॉवर्टी सिर्फ पैसा कम नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ भी लिमिटेड हो सकती है। इंक्लूजन का क्या मतलब है कि डेवलपमेंट और अपॉर्चुनिटीज़ का बेनिफिट समाज के अलग अलग वर्गों तक पहुंचाना, ताकि कोई ग्रुप पीछे ना छूटे। ठीक है। क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ तभी ज़्यादा मीनिंगफुल होती है जब उसका बेनिफिट समाज के व्यापक हिस्से तक पहुँचे। जैसे अपॉर्चुनिटीज़ मिली, एक्सेस मिला उसका लोगों को, फिर इसमें पार्टिसिपेशन करवाना है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेनिफिट भी हो। अगर किसी ग्रुप को अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिलेगी तो वो डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएगा। ठीक है।
तो एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज़ अलग अलग ग्रुप्स तक पहुंचाना, फाइनेंशियल सर्विसेज का वाइडर एक्सेस दिलवाना, पब्लिक सर्विसेज तक डिसएडवांटेज लोगों की भी पहुंच बढ़ाना। ठीक है, तो इंक्लूजन मतलब कोई पीछे ना छूटे। फिर डेमोग्राफिक्स क्या होती है? डेमोग्राफिक्स का मतलब पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स और स्ट्रक्चर का स्टडी करना है। ठीक है, इसमें पॉपुलेशन से जुड़े फैक्टर्स जैसे एज, सेक्स, पॉपुलेशन साइज, डिस्ट्रीब्यूशन आदि को समझा जाता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को समझा जाता है, क्योंकि देश के पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर, हाउसिंग और गवर्नमेंट प्लानिंग को अफेक्ट करता है, इसलिए ये हमारे लिए ज़रूरी है। अब ये देखो, पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक बदलती है, सोसाइटी की नीड्स भी बदलती है फिर, है ना, तो गवर्नमेंट की प्लानिंग भी बदलनी पड़ती है। उदाहरण के लिए बड़ी यंग पॉपुलेशन का मतलब एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की बड़ी नीड हो सकती है। अगर किसी देश में वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा है तो जॉब्स की डिमांड भी इम्पोर्टेंट इशू बन जाती है। अगर एल्डरली पॉपुलेशन बढ़ती है तो हेल्थ केयर और सोशल सपोर्ट की ज़रूरत बढ़ सकती है। ठीक है, तो अगर डेमोग्राफिक्स जो है वो पॉपुलेशन की पूरी पिक्चर है एक तरीके से। फिर इसके बाद सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स। सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स से ब्रॉडली वे गवर्नमेंट इस इनिशिएटिव्स समझे जाते हैं जो लोगों के सोशल वेलबींग से जुड़े सेक्टर्स को एड्रेस करते हैं, जैसे एजुकेशन, हेल्थ और वेलफेयर से जुड़े प्रोग्राम्स। ठीक है, अब ये हमें क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का एक बड़ा पर्पस लोगों की लिविंग कंडीशंस इंप्रूव करना होता है। ठीक है, तो इसलिए हमें ये जानना ज़रूरी है। तो सोशल प्रॉब्लम गवर्नमेंट इनिशिएटिव को इम्पेक्ट करती है कि गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव लेगी, जो भी प्रॉब्लम होगी उस हिसाब से फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन और फिर पब्लिक का बेनिफिट। तो एजुकेशन सपोर्ट प्रोग्राम मान लो चलाना हो या पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव चलाना हो, तो गरीब या वल्नरेबल लोगों के लिए वेलफेयर सपोर्ट इसमें प्रोवाइड करा जाता है इसके तहत। ठीक है, ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी आज का डेवलपमेंट प्लस फ्यूचर का ध्यान, पॉवर्टी एंड बेसिक नीड्स और अपॉर्चुनिटीज़ की गंभीर कमी वाली स्थिति। इंक्लूजन मतलब डेवलपमेंट के बेनिफिट्स और अपॉर्चुनिटीज़ को अधिक व्यापक ग्रुप तक पहुंचाना। डेमोग्राफिक्स मतलब पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स और स्ट्रक्चर का स्टडी। सोशल सेक्टर इनिशिएटिव मतलब सोशल वेलबींग से जुड़े गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। ठीक है, इसके बाद जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंटल, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। ठीक है, इस टॉपिक में एनवायरनमेंट से जुड़े जनरल इश्यूज़ पढ़ने हैं। पीडीएफ स्पेशली 3 एरियाज़ बताती है हमें, एक तो एनवायरमेंटल इकोलॉजी, दूसरा बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, और तीसरा क्लाइमेट चेंज। और एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन भी है, इसके लिए कोई सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन की आवश्यकता नहीं चाहिए। मतलब यूपीएससी यहाँ स्पेशलिस्ट लेवल टेक्निकल नॉलेज की बजाय जनरल अंडरस्टैंडिंग टेस्ट करने की बात कर रहा है। ठीक है, तो एनवायरमेंट इकोलॉजी क्या होती है? इकोलॉजी ब्रॉडली यह समझाती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके एनवायरमेंट के बीच रिलेशनशिप क्या है। क्या है? सिंपल लैंग्वेज में लिविंग थिंग्स प्लस सराउंडिंग्स प्लस इंटरेक्शन का मतलब ही होता है इकोलॉजी। लिविंग थिंग्स प्लस सराउंडिंग्स प्लस इंटरेक्शन का मतलब ही होता है इकोलॉजी। ठीक है, अब ये हमें जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ह्यूमंस अकेले नहीं रहते, हमारा फूड, वाटर, एयर और नेचुरल एनवायरनमेंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। पेड़ एटमॉस्फेयर को अफेक्ट करते हैं, रेनफॉल और सॉइल एग्रीकल्चर को अफेक्ट करते हैं, पॉल्यूशन ह्यूमन हेल्थ और एनवायरनमेंट दोनों को अफेक्ट कर सकती है। तो ये सारी चीज़ इकोलॉजी का ही पार्ट है जो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं।
तो इकोलॉजी यानी ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट का रिलेशनशिप। इसके बाद बायोडाइवर्सिटी का मतलब यह है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी और डाइवर्सिटी अलग अलग, जहाँ यहाँ यानी इसमें जो है प्लांट्स, एनिमल्स और दूसरे ऑर्गेनिजम्स जो विविध हैं, यानी कई सारे प्रकार के हैं। अब क्योंकि इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी और ह्यूमन लाइफ जो है नेचुरल डाइवर्सिटी से जुड़ी होती है, इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी और ह्यूमन लाइफ नेचुरल डाइवर्सिटी से जुड़ी होती है, इसलिए हमें जानना ज़रूरी है। तो एक फॉरेस्ट में सिर्फ एक तरह का पेड़ नहीं होता, वहाँ अलग अलग तरह के प्लांट्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स और एनिमल्स होते हैं। यही बायोलॉजिकल वैरायटी जो है बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है। तो बायो मतलब लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी, बायोडाइवर्सिटी मतलब वैरायटी ऑफ लाइफ। क्लाइमेट चेंज क्या होता है भाई साहब? इसका लॉन्ग टर्म क्लाइमेट पैटर्न में सिग्निफिकेंट चेंज, ठीक है, लॉन्ग टर्म क्लाइमेट पैटर्न में बहुत ही बड़ा चेंज। ये वेदर की 1-2 दिन की चेंज से अलग कॉन्सेप्ट है, क्योंकि क्लाइमेट में लॉन्ग टर्म चेंजेस एग्रीकल्चर, वाटर और इकोसिस्टम और ह्यूमन सोसाइटीज़ को अफेक्ट करने की शक्ति होती है, इसलिए हमें ये पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें टेम्परेचर पैटर्न्स में लॉन्ग टर्म बदलाव देखा जा सकता है, रेनफॉल पैटर्न में बदलाव देखा जा सकता है, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का रिस्क होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ हमें ब्रॉड कोई स्पेसिफिक कॉज इवेंट को डिटेल में नहीं डिस्कस करना है, मेन, ठीक है। फिर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पैटर्न हमें पता होना चाहिए। वेदर जो होता है वो शॉर्ट टर्म होता है, क्लाइमेट जो होता है लॉन्ग टर्म पैटर्न होता है, ठीक है। अब है जनरल साइंस। जनरल साइंस का मतलब साइंस के फंडामेंटल्स और सामान्य जनरल कॉन्सेप्ट्स की ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो पीडीएफ इसे अलग और स्टैंड अलोन एरिया के रूप में लिस्ट करता है। तो एक सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट को साइंस की बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि एवरीडे लाइफ और मॉडर्न डेवलपमेंट को समझ सके वो, ठीक है, ठीक है। तो इसमें जनरल साइंस को ब्रॉडली इन तरीके से बेसिक एरियाज़ में समझा जा सकता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होती है। फिजिक्स में मैटर, मोशन, एनर्जी, ये सारी चीज़ें आ जाते हैं। केमिस्ट्री में सब्सटेंसेस और उनके चेंजेस आ जाते हैं। बायोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स और लाइफ प्रोसेसेस आ जाते हैं। लेकिन ध्यान रखो कि इसको डिटेल में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन जो चीज़ें 10वीं 12वीं लेवल तक की होती हैं वो काफ़ी होती हैं, ग्रेजुएशन लेवल तक जाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो फिज़िक्स भाई काम में आती है, हमारे फ़ैन जो चल रहा है फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स पे चल रहा है, व्हीकल, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब में फ़िज़िक्स लग रही है। केमिस्ट्री जैसे कुकिंग, सोप, मेडिसिन्स, मटेरियल्स, इन सब में केमिस्ट्री है। बायोलॉजी हमारी ह्यूमन बॉडी, प्लांट्स, न्यूट्रिशंस, ये सब बायोलॉजी है। ये एग्जांपल सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है, ठीक है। तो जनरल साइंस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हमने पेपर 1 प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का पूरा हिस्सा डिस्कस कर लिया है मेन, है ना। तो अब तक हमने पीडीएफ के पेपर 1 के सभी लिस्टेड टॉपिक्स कवर कर लिए। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, ठीक है, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स, ये सब देख लिए। फिर हमने एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज देख लिया। फिर हमने जनरल साइंस देख ली। अब हम करेंगे पेपर 2। पेपर 2 200 मार्क्स का होता है, 2 घंटे का होता है, और इसके टॉपिक्स होते हैं AIY, कॉम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, है ना, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, डाटा इंटरप्रिटेशन, ये सब, ठीक है। और पीडीएफ ये भी बताता है हमें कि पेपर 2
क्वालिफाइंग पेपर है और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 33% है, ठीक है। यानी कि इसका कोई स्कोर ऐड नहीं होगा, खाली क्वालिफाई करना है। अब ये जो पेपर 2 है, ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट उस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।